हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ अभिजीत गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथड साइंस यूट्यूब चैनल। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा, नहीं तो ये समझ चीज़ें नहीं आएंगी। ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि सपोज आपके पास एक वायर है, दिस इज़ द वायर, लेट्स से इट इज़ अ वायर, और आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट कुछ फ्लो करेगा, इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा, लेट्स से आई। तो अगर मैं बैटरी जो वोल्टेज है इंक्रीज़ करता हूँ, सपोज मैंने एक और बैटरी लगा दी, ठीक है, तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा। अगर वोल्टेज इंक्रीज़ होगा तो करंट भी इंक्रीज़ होगा। तो यही ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग through a conductor means wire, is directly proportional to potential difference. This is what? Potential difference. एक और कंडीशन इसमें इंपॉर्टेंट होती है, प्रोवाइडेड दैट ऑल फिजिकल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स द सेम। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आपको कंप्लीट नोट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे इस तरीके से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। नाउ इसके बाद अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, वो कुछ किस तरीके से बनेगा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये हुआ अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, और कन्वर्सली से अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो ये कांस्टेंट टर्म आता है R, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट तरीका है वीर, VIR, वीर। ठीक है, वीर से आप याद रखना। और देखो R क्या बेसिकली रेजिस्टेंस, कांस्टेंट होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हम समझ लीजिए। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बेसिकली एक हिंड्रेंस होता है इन द पाथ ऑफ ए करंट। अगर करंट फ्लो कर रहा है एक वायर में तो उसके करंट की फ्लो होने में जो हिंड्रेंस होता है, प्रॉब्लम होती है, रुकावट होती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ अ हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, या कह सकते हो ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट, और इसका सिंबल क्या होता है? ये इसका सिंबल R ऐसे डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने इसके बारे में बताया था, और इसको इस तरीके से हम नोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद अगर मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूं, फार्मूले की ट्रिक्स, वो आप ज़रूर देखिए। फार्मूला ट्रिक्स मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से इसको समझिएगा।
फॉर्मूला मेन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से V अपॉन आर, ठीक है। और यहाँ से R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई, ठीक है। तो इसमें अगर हम कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बनाएं, यहाँ लिखें V, यहाँ लिखें I, यहाँ लिखें R, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो ये ट्राइंगल आप याद रखना, ये ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद इसका ग्राफ है वो आप देख लीजिए, इस आप नोट कीजिए इसको। ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, या इसको बोलते हैं वी आई ग्राफ, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, एक ये हो गया आपका I, ये हो गया आपका V, तो स्ट्रेट लाइन ये बनता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसको आप बनाइए। इसके बाद आप एक क्वेश्चन में नोट कीजिए, फाइंड R। सपोज यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी 24 और ये वैल्यू यहाँ दे दी 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है R कितना होगा, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन आई, कैसे आया, V इज इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वीर ट्रिक भी बताई थी, तो ये आपको फॉर्मूला पता होगा। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V कितना है 24, I कितना है 0.6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 ओम आपका आंसर आ गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके लिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको आप नोट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है उसी में मत नोट कर लेना, डायग्राम अलग बनाना, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ये डायग्राम में आप बनाना ना। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, या फिर ऐसे लिखोगे 1 ओम। 1 ओम मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन आई, तो ये 1 कब आएगा, जब आपका वोल्टेज 1 होगा और करंट 1 होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 ओम इज डिफाइंड as the unit current flowing through a wire having potential difference PD as 1 वोल्ट, ठीक है। दोनों चीज़ 1 वोल्ट रहेगी, यूनिट करंट और वोल्टेज भी 1 रहेगा, तो ये आपका यूनिट रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। सिंपल है। इसके बाद एक जिसे आपका इस तरीके से अगर बना हुआ है तो उसको बोलेंगे सिंपल रेजिस्टेंस। अगर आपका इस तरीके से बना हुआ है, फॉर एग्जांपल एरो बना दिया ऊपर के लिए, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। इसका और भी सिंबल होता है आपका, जैसे कि इस तरीके से आपका बन सकता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इन दोनों चीज़ का दूसरा नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है। व्हाट इज रियोस्टेट, इट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, मीन्स हुज रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड, कैन बी वेरी, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। Now our next topic is what are the factors affecting resistance। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने की ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो हम देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यू हेडिंग है आपकी ये रेजिस्टेंस, ठीक है।
व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस? नंबर 1, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, ठीक है, और दूसरा वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, तो दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। सेकेंड फैक्टर होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, तो ये सपोज एक वायर है, ठीक है, और इसका जो सामने की पोर्शन है, जो सर्कल पोर्शन है, कितना थिक है वो, ठीक, सामने से सर्कल दिख रहा है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज आपके पास एक वायर है, पतला वायर है, ठीक है, और एक दूसरा एक वायर है, थोड़ा सा थिक वायर है, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? लेस होगा। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेसर इज द रेजिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, तो क्या आएगा? L अपॉन ए। इक्वल टू का साइन हटाऊंगा तो आएगा रो L अपॉन ए, वेयर रो इज द रजिस्टिविटी। इसको हम रो बोलते हैं, RHO। ये रजिस्टिविटी होती है। रजिस्टिविटी भी बेसिकली एक तरह की रुकावट ही है, और ये नेचर पे डिपेंड करती है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसको आप नोट कीजिए। नाउ आफ्टर दिस वी विल सी व्हाट इज रजिस्टिविटी इन डिटेल्स। रजिस्टिविटी का सिंबल हमने क्या देखा अभी? रो होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टिविटी। तो ये बेसिकली क्या होती है चीज़ें देखते हैं थोड़ा सा। देखो R इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया? रो L अपॉन ए, ठीक है, तो यहाँ से रो कितना आ जाएगा? RA अपॉन L आएगा। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। और ये क्या है? एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर से मीटर कट, तो यूनिट क्या आ गई रजिस्टिविटी की? ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज आपके पास एक कॉपर वायर है, ठीक है, लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, लेंथ है कितनी आपके पास? 1 मीटर। अब मैंने एक सपोज 2 मीटर का या 1.5 मीटर का कॉपर वायर ही लिया, तो इसमें वायर तो सेम है, वायर इज सेम, तो लेंथ इसकी डिफरेंट है। तो रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली लेंथ पे डिपेंड करता है। तो आप कहोगे कि रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा। दोनों में से रेजिस्टेंस किसका होगा? ज़्यादा इसका होगा रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ गई। बट अगर मैं पूछूं रजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, तो रजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों कॉपर है, दोनों वायर जो है कॉपर के हैं। तो व्हाट इज रजिस्टिविटी? इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक वायर लिया एल्यूमिनियम का 1 मीटर का, और दूसरा वायर लिया कॉपर का 1 मीटर का, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, बट रजिस्टिविटी दोनों की डिफरेंट हो गई, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट हो गया ना, इसीलिए। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसको आप नोट कीजिए अपनी कॉपी पे। अब हम देखेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं। जैसे अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, यहाँ लिख लीजिए आप टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। नंबर 1 सीरीज
कनेक्शन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सपोज आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस तरीके से दो रेजिस्टेंस है, ये R1 ये R2, इसका एंड सी ए है। देखिए आपके पास ये यहाँ पे बना हुआ रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिखता है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एंड है, ये एंड है, दो एंड हो गए इसके। तो आपने इसको ज्वाइन कर दिया, किसी चीज़ से ज्वाइन कर दिया, इसको दोनों को ऐसे पकड़ के ज्वाइन कर दिया, तो इसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। व्हेन टू और मोर resistances are joined end to end, end to end ज्वाइन कर दिया ना, end to end ज्वाइन कर दिया, जिसको बोलेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अगर और रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो सिंपल और ऐड कर देंगे इसमें। एक क्वेश्चन लिखिए, सपोज आपके पास ये आपके पास कनेक्शन दिया गया, इसकी वैल्यू है 10, इसकी 20, इसकी 5, इसकी 3 और इसकी 2। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा, 10 20 30, 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, कितना आएगा आंसर, 30 ओम। इजी, नोट डाउन। अब हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। पैरेलल कनेक्शन, देखो सब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, R1 R2, ठीक है, दोनों एंड को तुमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया, कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया। उसमें क्या था, एक के बाद एक जोड़ रहे थे इस तरीके से। सीरीज में क्या था, लाइन से जोड़ रहे थे, जैसे ट्रेन नहीं होती एक के बाद एक जुड़ती है, वो सीरीज होता है। इसमें क्या है, आप कॉमन पॉइंट से दोनों को एक पॉइंट पे जोड़ रहे हो, दिस इज कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन टू और मोर resistances are joined together by a common point, कॉमन पॉइंट से ज्वाइन होते हैं। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, लेट से इसको हम रिवर्स करके रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं। आर टोटल क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। वहाँ पे क्या करते थे, सिंपल ऐड कर देते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। अगर इसके साथ एक और रेजिस्टेंस है तो उसको भी हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। इजी, नोट करिए इसको। इसी में एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज R1 की वैल्यू है 5 और R2 की वैल्यू है 10 ओम, तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। R1 हमें दिया गया है 5 ओम, R2 दिया गया है 10 ओम, और हमें RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल है ना, ये रेजिस्टेंस पैरेलल हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1/5 प्लस 1/10। अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, कितना एलसीएम आएगा, 10, 5 2 जा 10 1 जा, तो आ जाएगा 3/10, 1/RP, ठीक है। अब इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, RP इज इक्वल टू 10/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए या फिर यहीं तक छोड़ दीजिए ओम, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना,
कि अगर हम इन्हीं रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ दें, फॉर एग्जांपल 5 ये हो गया और दूसरा वाला 10 हो गया, सीरीज़ में जोड़ दिए, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर एस मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज़ 5 + 10 15 आया। दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा है, सीरीज़ वाले की। तो सीरीज़ कनेक्शन का रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है पैरेलल से, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम आता है और सीरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है।